तो अब इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ईरान से नज़र अब्बास रिजवी जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से। नज़र अब्बास रिजवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, देखिए अब्बास रिजवी जी, पहले तो ईरान ने जो ये स्विट्ज़रलैंड में वार्तालाप हुई है, शांति वार्ता, पहले तो इसे प्रोग्रेस कहा, फिर अचानक से वॉकआउट कर दिया। तो क्या है आखिर इस सब के पीछे? क्या अमेरिका पर भरोसा नहीं है, या फिर ईरान जो है लेबनान की चिंता ज़्यादा कर रहा है बजाय न्यूक्लियर प्रोग्राम के? जी, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको और आपके दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा काम जो ईरान कर रहा है, इस पूरी जंग में जो पिछले 3 महीने से ज़्यादा तकरीबन 110 दिन हो गए हैं, ईरान ने जंग में आके अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दिखाया, यूएस को हरा दिया। ये सारी चीज़ों से हट के एक बहुत बड़ा काम ईरान ने किया है, हाँ। वो ये है यूएस को डिसिप्लिन सिखाना। ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत हम्म। ही हिस्टोरिकल काम है। देखिए, आपने जो बात कही कि ईरान ने कहा कि प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी, बातचीत चल रही है, उसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आके उल्टे-सीधे ट्वीट करना शुरू करते हैं कि हम हम्म। अगर हमारी बात नहीं मानी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला, तो हम ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वही सारी बकवास वो जो करते आ रहे थे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर नहीं हमारी बात मानी, तो हम ये जो नेगोशिएशन टीम है, इसको वापस नहीं जाने देंगे। तो हम्म। ये जो उन्होंने फिर से आके एक जो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है उनके दिमाग की, उसको फिर से शो किया। तो फिर आके ईरान ने यहाँ पे आके बातचीत को रोका और कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की भाषा का प्रयोग बंद नहीं करेंगे और इस भाषा के प्रयोग पे माफी नहीं मांगेंगे, हम आगे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेबनान के ऊपर तो उन्होंने इतना स्टैंड क्लियर रखा ही है कि जब तक लेबनान में कत्लेआम नहीं बंद होगा और इजराइल की फोर्सेस वापस जो है लेबनान से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेंगे। और हम्म। हमने जो एमओयू साइन किया है उस पे इम्प्लीमेंट तब करना शुरू करेंगे जब हम्म। लेबनान में बाहर जाएंगी फौजें इजराइल की। लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये आईना दिखाया, ये उनको तमीज सिखाई कि जब नेगोशिएशन चल रही है, आप जंग हार चुके हैं, सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इसमें एक राय होके कह रहा है कि यूएस ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। तो जब आप जंग हार चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, तो अपनी जबान को भी लगाम दें और तमीज से बात करना सीखे। तो ये बहुत बड़ा काम ईरान कर रहा है कि यूएस हम्म। जैसे डिक्टेटर को, यूएस जैसे हेजमनी वाले एक मुल्क को, जिसको तमीज से बात करना नहीं आता। आप देखिए, पिछले 1 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप हम्म। के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के, दुनिया भर के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं मुख्तलिफ देशों के, उन सब की बेइज्जती की है और उनको आदत है इस तरह से गंदी भाषा का प्रयोग करने की। तो लेकिन ईरान ने आके कहा साफ कि आप हम्म। जंग में तो हार चुके हैं, अब आपको हम आके डिसिप्लिन सिखाएंगे, तमीज सिखाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने आके बातचीत रोकी कि जब तक हाँ। ये आके माफी नहीं मांगेंगे या इस तरह के ट्वीट बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आगे डिस्कशन नहीं यानी कि करेंगे। इसे इस क्या वजह समझा से जाए, इससे क्या समझा जाए अब्बास जी? क्या ईरान अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पे? ये रणनीतिक दबाव है, कूटनीतिक संदेश है जी, ईरान की तरफ से? बिल्कुल। ईरान ने मिलिट्री पावर अपनी दिखा दी 40 दिनों में, और पिछले 2 महीनों से ज्यादा, ये 70 दिनों में जो है, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी की भी ताकत ईरान को, पूरी दुनिया को दिखा दी है कि यूएस को मजबूर किया है बार बार ईरान की शर्तों को मानने के लिए। देखिए, हम्म। जो एमओयू साइन हुआ है, अगर उनके जितने 14 पॉइंट्स हैं उनको पढ़ा जाए, तो हम्म। $300 बिलियन का देना, और ये इस उन्वान से देना, इस पॉइंट को मानना कि हम कंपनसेशन दे रहे हैं, हमने आके आपके मुल्क में तबाही मचाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया, उसको बिल्ड अप करने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, या सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं। कौन सा मुल्क होगा कि जो अटैक करे एक मुल्क के ऊपर, उसके बाद जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वहां पे, उन हम्म। सैंक्शंस को हटाए? तो इस तरह से डिप्लोमेटिकली भी जो है ईरान बार बार प्रेशर बना रहा है और अपनी बातों को मनवाने में कामयाब हो रहा लेकिन है। एक और ये प्रेशर बार ईरान की बार वजह, बनाना, एक प्रेशर बार बार बनाना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, ये बार बार हो रहा है। तो क्या ये आपकी रणनीति लंबे समय तक चल सकती है? देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, अगर उसको हम देखें, सबसे पहला पॉइंट उसमें ये है हाँ। कि युद्ध बंदी होगी तमाम मोर्चों पे इंक्लूडिंग लेबनान, हाँ। और उसके एवज में आके हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। तो हाँ। जब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के ऊपर देखिए, ईरान के अंदर मैं रोज रात में यहाँ जो रैलीज होती हैं, जो हम्म। इज्तिमात होते हैं, उसमें जाता हूँ। अमेरिका के अंदर ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी अमेरिका ने निगोशिएशंस के दौरान हमला किया, इस साल हम्म। भी निगोशिएशंस के दौरान हमला किया। तो इस वजह से किसी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, और यहाँ की आवाम बार बार अपनी हुकूमत से, अपनी सरकार से मुतालबा कर रही है, जो हम्म। निगोशिएशन टीम है उनसे मुतालबा कर रही है कि कहीं से भी आप कमजोरी का साइन ना दीजिएगा,
क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो खुलवा ले, लेकिन अपनी बातें जो उन्होंने कही उस पर अमल ना करे। तो जैसे ही लेबनान के अंदर हमला होना शुरू हुआ और लेबनान की युद्धबंदी नहीं हुई, तो ईरान ने भी वापस आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो एक पावर टैक्टिक है, एक स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा हथियार है ईरान के पास, कि जिसके जरिए से यूएस के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और उसका असर भी होता है। देखिए, जब भी ये प्रेशर बनाते हैं तो वो बैकफुट पे जाता है अमेरिका, और उसी वजह से उन्होंने यानी इजराइल कि के ऊपर आपने 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 अपने आपने इसे पूरी तरीके से हथियार बना लिया है कि बार बार प्रेशर बनाते रहेंगे, क्योंकि कहा ही जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहाँ से उन्हें तेल मिल सकता है इस पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी वेनेजुएला का जो किस्सा था वो सभी को पता है। अब ईरान ने इसे समझ लिया है कि यही है कमज़ोरी और इसी नस को दबा कर रखना है। जी, बिल्कुल ऐसे ही ईरान का एक अपर हैंड है। और देखिए, इस पे भी ईरान को अमेरिका ने ही मजबूर किया है, नहीं तो कई सालों से 40-50 सालों से हमेशा से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, ईरान के पास था। ईरान चाहता तो कंट्रोल कर सकता था, कब्जा कर सकता था, लेकिन ईरान ने अब तक जो है फ्री नेविगेशन दिया हुआ था। पूरी दुनिया के ममालिक, पूरे दुनिया के देशों की टैंकर्स यहाँ से निकलते थे। ईरान को मजबूर किया गया है, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया, मीनाब के अंदर बच्चियों को शहीद किया गया, हमला किया गया, बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई। तो ईरान ने मजबूर होकर ये समझा कि भाई अब अगर हमें अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है। और ये सबसे बड़ी हार है यूएस की, कि वो इशू की जो जंग से पहले था ही नहीं, उस मसले को जन्म दिया और ईरान के हाथ में एक, देखिए, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं कि न्यूक्लियर बम बना लेगा, न्यूक्लियर बम बना लेगा। न्यूक्लियर बम से ज्यादा बड़ा हथियार जो है यूएस ने आके ईरान के हाथ में दे दिया, और ईरान उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है यूनाइटेड नेशन और ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, जिसका असर वाज़ेह तौर से क्लियरली जो है पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। अगर ये समझिए, अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है तो क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम में समझौता करने को तैयार है फिर? ईरान की साइड से क्लियर है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कल भी बयान दिया, वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। हाँ। हम लिख के देने को, लिखित में आके गारंटी देने को तैयार हैं हाँ। कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि टोटल सरेंडर कर दें, आप पूरा न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दें। तो उस पे ईरान जो है वो अड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है हमने एनपीटी को साइन किया है, हमारा हक है कि हम पीसफुल जो प्रोग्राम्स हैं, पीसफुल जो जरूरतें हैं, बिजली बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, इलाज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाते रहेंगे, और ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। तो लेकिन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आप जानती हैं एक हेजिमनी वाला राष्ट्र है, वो चाहता है पूरी तरीके से हमारी बात मानी जाए। तो ईरान का स्टैंड क्लियर है, हम न्यूक्लियर वेपन पहले भी कह रहे थे, 2025 में भी कह रहे थे, 2026 के नेगोशिएशन में भी कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन हमें नहीं बनाना है। आयतुल्ला शहीद अली खामनेई साहब थे, उनका ये बिल्कुल क्लियर था कि फतवा दिया हुआ था कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। लेकिन क्योंकि अमेरिका को जो है ये बात समझ में नहीं आती है, वो चाहते हैं पूरी तरीके से प्लान बंद कर दिया जाए न्यूक्लियर का, उस पे ईरान जो है बिल्कुल भी राजी नहीं कहीं होने वाला है। वो अब्बास रिजवी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है इससे, क्योंकि बहुत यहाँ पर गहरे शक हो रहे हैं चाइना और रूस रशिया पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना और रशिया आपको पीछे से सलाह दे रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बार बार? जी, देखिए, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है कि अमेरिका और रशिया दे देंगे। ईरान को अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना होता, मैं आपको क्लियरली ये बात कह रहा हूँ, ईरान के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। देखिए, न्यूक्लियर वेपन अगर बना लेगा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन जब बनाया तो अमेरिका ने क्या कर लिया, धमकियां दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आखिर में आके कुछ सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन इंडिया ने पूरी कुदरत के साथ, ताकत के साथ न्यूक्लियर वेपन बनाया और बहुत सही डिसीजन लिया कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए, उसके बाद बात खत्म हो गई। ईरान भी अगर चाहे, मैं आपसे क्लियरली ये कह रहा हूं, ईरान भी अगर चाह ले तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, लेकिन वो नहीं बना रहा है। न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ईरान के ऊपर वैसे भी 40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान का तेल नहीं बेचा जा सकता, ईरान की पेमेंट में मुश्किल होती है, ईरान का 20-30 बिलियन डॉलर जो है वो ब्लॉक हो रखा है। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो मुश्किलें आती हैं उसको तो ईरान झेल ही रहा है। लेकिन क्योंकि ईरान के अंदर रिलीजियसली बाउंडेड है ईरान की, हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते, ईरान खुद फैसला ले रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि रशिया और चाइना के कहने पे यहां नहीं हो रहा कुछ। ईरान अगर चाहे तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं
वो मजबूत रहें, इस बात को आप भी समझते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो चेतावनी आपकी ओर से दी जा रही है, तो ऐसे में भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तो ऐसे में क्या भारत की जो इस संकट की चिंता ईरान को नहीं है? बिल्कुल, ईरान को अपने मित्र देशों की बहुत चिंता है, इसीलिए आप देखें, जो इन्होंने एक एजेंसी बनाई है, एक कमेटी बनाई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रही है, पर्शियन गल्फ नाम से एक इन्होंने बनाई है कमेटी, उसने डेटा रिलीज किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि इस पूरे दौरानिया में उस वक्त 90 दिन हुए थे। 90 दिन में सबसे ज़्यादा जो टैंकर्स निकले थे, सबसे पहले चाइना का नाम था, उसके बाद इंडिया का नाम था। इंडिया के टैंकर्स जब शुरू हुई है जंग, तो कई सारे टैंकर्स फंसे थे, उसमें से बहुत सारे टैंकर्स निकले थे। ईरान ने बार-बार ये कहा है कि हमारे जो मित्र देश हैं, उनके टैंकर्स जाते रहेंगे, लेकिन यूएस ब्लॉकेट की वजह से, यूएस ने जो आके हम पर, हमारी कश्तियों के ऊपर, हमारे टैंकर्स के ऊपर हमला किया, उसकी वजह से आके मुश्किलें ईजाद कर रही थी। तो असली प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद करने से नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने बंद नहीं किया है, कंट्रोल किया है। अपने हिसाब से वो कश्तियों को, टैंकर्स को निकाल रहे हैं। जब ये एमओयू साइन हुआ है, जो सबसे पहला टैंकर निकला है, जो सबसे पहला शिप निकला है, आपने देखा होगा, दिशा नाम का एक शिप निकला है और वो इंडिया की तरफ तेल लेके जा रहा था। तो ईरान बिल्कुल जानता है कि हमारे मित्र देश कौन है, हमारे दुश्मन देश कौन है। उसने क्लियरली कहा है कि इजराइल के टैंकर्स यहाँ से नहीं निकलेंगे, यूएस के टैंकर्स नहीं निकलेंगे, गल्फ कंट्रीज के टैंकर नहीं निकलेंगे, लेकिन इंडिया के टैंकर्स, पाकिस्तान के टैंकर्स, चाइना के टैंकर्स मुसलसल निकलते रहे हैं। तो ये जो पूरा एनर्जी क्राइसिस थी, उसमें एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा रोल यूएस के ब्लॉकेट का था और उसी वजह से हमारे यहाँ के 3 सेलर जो हैं उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया, यूएस के बमबारी में वो मारे गए। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, ना ये कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल करने से। उसके अलावा ईरान के लिए नेशनल सिक्योरिटी इस वक्त बहुत अहम है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, ताकि दुश्मन देश जो है हथियार वगैरह यहाँ से ना ले जा सके, चाहे वो अच्छा, बहरीन की दुश्मन तरफ हो, देश जहाँ पे से यूएस एक बेस है, बात जहाँ अभी पे हाल ही में हुई है। जब ये सारी वार्तालाप चल रही थी स्विट्जरलैंड में, एक तरफ तो वार्तालाप चल रही थी, तो दूसरी तरफ कतर के गैस प्लांट पर विस्फोट हो जाता है। हालांकि उसमें काफी हानि भी हुई है, आपने देखा होगा। तो इससे क्या समझा जाए, ये अटैक था या फिर अचानक से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है? क्या वजह ये समझी जो जाए? कतर का जो खुद ऑफिशियल बयान आया, मैंने अभी देखा, उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि ये कहीं से हमला हुआ है या हमारे ऊपर अटैक किया गया है। अब वो टेक्निकल इशू क्या था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट वगैरह वो निकालेंगे, आगे बाद रिसर्च करेंगे, देखेंगे, अपना तहकीक करेंगे। लेकिन कतर का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि वो एक एक्सीडेंट था और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वहां पे धमाका हुआ, और कहते हैं कि अर्थक्वेक जैसी एक स्थिति वहां पे बन गई थी, लेकिन किसी भी अटैक की बात अभी तक नहीं सामने आई है। लेकिन जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात ईरान हमेशा करता आ रहा है और जिसकी धमकी देखिए आपकी तरफ से बार बार दी जा रही है, तो इससे तो आप पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल, देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे संकट अमेरिका डाल रहा है, ईरान नहीं डाल रहा है, क्योंकि ईरान ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं उन मुल्कों की जिसको वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल कर रहा है। पहला तो ईरान ने कहा है कि हमारे दुश्मन ममालिक और उनके जो अलाइज हैं, दुश्मन देश और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी टैंकर्स हम नहीं गुजरने देंगे। मसलन यूएस के टैंकर्स नहीं जाएंगे, मसलन इजराइल के टैंकर्स नहीं जाएंगे, दुबई, बहरीन, कतर, जहां जहां यूएस बेसेस हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी हो गई वो टैंकर्स, उन देशों के टैंकर्स की जो ईरान के दुश्मन हैं, जैसे यूएस हो गया, इजराइल हो गया, और जहां जहां यूएस के बेसेस है। दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं कि जिनसे ईरान टोल या फीस के नाम पे पैसे वसूलने वाला है, जैसे यूरोप की बहुत से ममालिक हैं, यूरोप के बहुत से देश हैं, उनसे ईरान टोल लेगा। ठीक है, नज़र अब्बास जी, आपसे ये भी क्योंकि जी समझना चाहूँगी कि आज जो हुआ है वो स्विट्ज़रलैंड की टेबल अब हमेशा के लिए सूनी पड़ चुकी है, या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी, हम समझ सकते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी की खिड़की खुली रहेगी? ये बहुत डिपेंड करता है कि अमेरिका इजराइल के ऊपर कितना कंट्रोल, कितनी लगाम लगा सकता है। देखिए, जब ये एमओयू साइन हुआ तो पूरी दुनिया जो है उसने राहत की सांस ली। एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, या खुद वेस्ट एशिया के जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इन सब ने राहत की सांस ली। जंग खत्म हो रही है, अब दुनिया में ट्रेड होगा, एनर्जी क्राइसिस खत्म होगा, जो महंगाई बढ़ी है वो खत्म हो जाएगी, सब लोग खुश थे। लेकिन इस वेस्ट एशिया में एक ऐसी एंटिटी है
जिसको ये शांति पसंद नहीं आ रही थी, उसने फौरन ही जो है इज़राइल, मेरा मकसद है कहने का, इज़राइल ने फौरन ही लेबनान के अंदर कत्लेआम दोबारा शुरू कर दिया। देखें, इज़राइल नहीं चाहता कि इस खित्ते में, इस रीजन के अंदर शांति आने पाए। इसी वजह से 2025 में भी अमेरिका को मजबूर किया हमला करने के लिए, 28 फरवरी को भी अमेरिका को मजबूर किया। उसके अलावा आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में डेलीगेशन गया था नेगोशिएशन के लिए, उस वक्त भी एक बड़ा मैसेकर लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर किया था, जिसमें 250-300 लोगों को मारा था इन्होंने, उसमें अक्सर बच्चे और औरतें थी। इसी तरीके से इन्होंने फिर से लेबनान के ऊपर हमला किया और ये चाहते हैं कि ये जंग चलती रहे मुसलसल, क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल की जो पॉलिटिकल बका है, जिससे उनके पॉलिटिकल कैरियर बचा रहेगा, वो जंग है। अगर जंग रुक जाती है, इस पूरे एरिया में शांति आ जाती है, तो उनको बहुत नुकसान होगा। खुद नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के बहुत केसेस हैं, जिसको उन्होंने जंग की वजह से टाल रखा है। तो इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वजह से विश्व शांति में एनर्जी क्राइसिस जो खत्म हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। अगर ट्रंप और अमेरिका उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, अगर ट्रंप रोक सकता है नेतन्याहू को इस कत्लेआम से, और फिर विद्रोह, अभी आप देखिए 10 किलोमीटर अंदर तक लेबनान के अंदर जो है आईडीएफ अंदर घुस के उन्होंने ऑक्यूपेशन कब्जा किया हुआ है, और ये मांग है ईरान की कि हमले भी रोके जाए लेबनान के ऊपर, और उसके अलावा पूरी जो सेना है वो बाहर निकले, अपने बॉर्डर तक वापस जाए। अगर ये मांग मान ली जाती है, इस पे अमली तौर से इंप्लीमेंट हो सकता है, तो उसके बाद दोबारा इस पे वार्ता होगी, एमओयू के जो दूसरी बातें हैं उस पे इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा। अगर नहीं होता तो ईरान कह रहा है कि हम आगे किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, और एमओयू जो है वो फिर से एक बार पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा, ये शांति वार्ता रुक जाएगी। लेकिन अच्छा, आपकी ओर से देखिए, ये जो शांति वार्ता थी, टूटते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दे दी गई। अगर ऐसा होता है तो क्या सैन्य टकराव की स्थिति में ईरान तैयार रहेगा? अगर अमेरिका की ओर से फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, तो इस स्थिति के लिए क्या ईरान तैयार है? देखिए, ईरान तो हमेशा से तैयार था, और ये जो मौका मिला है इनको, 70 दिन का इन्होंने जो गैप मिला है, उसमें इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर, अपनी मिसाइल्स पावर, ड्रोन पावर को और ज्यादा बढ़ाया है और ज्यादा अपडेट किया है। जितने भी यहाँ पे इनके मिसाइल सिटीज में जो उनको नुकसान हुआ था, बहुत जगह ऐसी थी कि अमेरिका ने हमला किया तो, क्योंकि मिसाइल सिटीज जमीन के नीचे, पहाड़ों के नीचे होती है, उनके दरवाजे पे उनके एंट्रेंस दब गए थे, उनको साफ किया है, पूरी तरह से आमादा है। और फुल स्केल मिलिट्री की जो बात है यूएस की, तो फुल स्केल मिलिट्री तो कोशिश कर ली अमेरिका ने। सारे जो उनके पास हथियार थे, सारे पास जो उनके फाइटर जेट थे, B-52, B-2, F-35, F-36 से लेके वॉरशिप्स को लेके आना, ब्लॉकेट लगाना, सब कुछ ट्राई कर लिया है। अगर दोबारा इस तरह का कोई मिस एडवेंचर यूएस की साइड से शुरू होता है, तो ईरान के पास जवाब देने के लिए बड़ी तादाद में मिसाइलें हैं, बड़ी तादाद में ड्रोन्स हैं, और क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम्स हैं जो इनके बेसिस पे थे, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई के अंदर, उनको बहुत बड़ी तादाद में ईरान ने नाबूद कर दिया है। तो वो जो डिफेंस सिस्टम है, वो जो राडार सिस्टम है, वो भी जो है वो पूरी तरह से अच्छा, एक बात ये भी देखिए नजर अब्बास जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अमेरिका ने तो ये साफ कर दिया है कि इजराइल पर वो फुल कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जब अमेरिका ये साफ कर चुका है, तो आखिर अपनी जिद पर ईरान क्यों अड़ा हुआ है? क्या मतलब इजराइल अब सबसे बढ़कर हो चुका है? नहीं, तो अगर ये है, अगर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि भाई हमारे, डोनाल्ड ट्रंप आगे ऑफिशियली बोले, या उनका कोई नुमाइंदा बोले, उनका कोई मंत्री बोले, जेडी वांस बोले कि भाई देखिए, इजराइल हमसे नहीं संभल रहा है, हम तो जा रहे हैं इस वेस्ट एशिया से अपनी फोर्सेस को लेके, यूएस बेसेस तो आपने खत्म कर दिए हैं, हमारी जो 30-40 हजार फोर्सेस हैं जो होटल में छुप के रह रही हैं, पार्किंग्स में रह रही हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। अब ईरान जाने और इजराइल जाने, ईरान और इजराइल की आमने सामने की जंग हो जाए, उसमें फिर जो नतीजा निकलेगा उस नतीजे को ईरान कबूल करेगा। ये तो अगर बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, मान लीजिए, तो क्या ईरान शांति वार्ता के सारे दरवाजे बंद करने को तैयार है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसे ही है। अगर नेतन्याहू अपनी जिद पे अड़ा रहा और इसी तरह से वो कत्लेआम करता रहा, तो ईरान किसी भी तरह की शांति वार्ता को आगे लेके नहीं बढ़ाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से मिसाइल्स जो है, अपनी सैन्य कार्रवाई इजराइल के खिलाफ शुरू कर देगा। ये ईरान के अंदर बातचीत चल रही है। ईरान जो है माहौल बना हुआ है कि अगर उन्होंने लेबनान के अंदर कत्लेआम नहीं रोका और लेबनान को खाली नहीं किया, न सिर्फ ये कि शांति वार्ता बंद हो जाएगी, बल्कि ईरान की तरफ से सैनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इजराइल के खिलाफ हमले होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पिछले हफ्ते भी जब देखा था।
यानी कि यहाँ पर आप इस चर्चा में सीधे तौर पर चेतावनी दे भी रहे हैं कि अगर ये फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है अमेरिका की चाहे ओर से, चाहे इजराइल पीछे हटने को ना तैयार हो, तो फिर ईरान की ओर से फिर हमले किए जाएंगे। ये आपने खुली चेतावनी दे दी है। जी, ये बात यहाँ पे ये यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो, गवर्नमेंट में हो, चाहे वो मिलिट्री के हों, चाहे वो आईआरजीसी के, सबके अंदर ये बात क्लियर है कि अगर नेतन्याहू पे कंट्रोल नहीं किया, और नेतन्याहू ने इसी तरीके से, आप देखें 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारे कस्बे, सारे गांव जो है पूरे उन्होंने मिसमार कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। बड़ी तादाद में लोगों को जो उन्होंने तो डिस्प्लेस लड़ाई तो किया है, आपकी और ये इजराइल चाह से रहे है हैं ना, कि इस नाराजगी तरीके से 10 किलोमीटर तक नाराजगी बैठ आपकी अमेरिका से है, लड़ाई आपकी इजराइल से है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी, उस पर कंट्रोल करने की धमकी देकर आप पूरी दुनिया को संकट में क्यों डाल रहे हैं? उन मासूमों को संकट में क्यों डाल रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं? जी, देखिए दुनिया इसमें दो, मैं इस बात के दो जवाब देना चाहूंगा। एक ये तो मैंने पहले भी कहा हाँ, कि पूरी दुनिया को संकट में ईरान नहीं ढकेल रहा है, हाँ, सिर्फ यूएस और उसके एलाइज की जो चिप्स हैं उनको रोक रहा है इंडिया। हाँ, दुनिया को ये समझना होगा कि हाँ, इजराइल एक ऐसी एंटिटी है कि जिसका असल हदफ है मासूमों का खून बहाना। अगर हमें अपने यहाँ की चिंता है तो हमें लेबनान के मासूम बच्चों, मासूम औरतों की भी चिंता करनी चाहिए, और पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र को मिलकर इजराइल के ऊपर नकेल कसनी चाहिए कि भाई तुम लेबनान से बाहर निकलो। ये एक तरफा जो है बात होती है कि एक जगह तो लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी जगह लोग मारे जा रहे हैं, तो ये नहीं अब चल सकता। ईरान चाह रहा है, और ईरान ये दिखाएगा जल्द ही, अनकरीब आप देखेंगे कि अगर ये कत्लेआम नहीं रुका और ये लेबनान से इजराइल बाहर नहीं निकला, तो ईरान जो है दोबारा इजराइल के ऊपर हमला करेगा। उस वक्त ट्रंप क्या करते हैं, ईरान के ऊपर हमला करते हैं या बाहर निकल जाते हैं इस जंग से, ये ट्रंप का फैसला होगा। लेकिन ईरान का स्टैंड क्लियर है, या तो लेबनान से बाहर निकलो, वहां जंग रोकी जाए, या फिर दोबारा इजराइल के ऊपर ईरान की साइड से हमला होगा। और इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल्ड रहेगा। ईरान अपने हिसाब से जो है वहां से टैंकर्स निकालता रहेगा, कुछ लोगों से टोल लेके, और कुछ लोगों से अपने रिलेशन के बेस पे, अपनी मित्रता के बेस से वहां से टैंकर्स निकलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए नज़र अब्बास जी आपका। तो अब जो कुछ हो रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता तो अब विफल रही है, यानी कि एक तरफ तो अमेरिका ने साफ कर दिया है, ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इजराइल पर अपना कंट्रोल नहीं दे सकते।